इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं हरक सिंह रावत। आपको हरक सिंह रावत के विषय में बताते हैं कि वे 1991 में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, लैंसडाउन, कोटद्वार से 6 बार के विधायक भी रह चुके हैं। वे राज्य के उन गिने चुने नेताओं में से एक है जिन्हें अपार जन समर्थन मिलती है और वे 9 बार के मंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए ऐसी शख्सियत से बात करते हैं हरक सिंह रावत से। चूंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 2026 के नवंबर में ही विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरक सिंह रावत। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा विधानसभा चुनाव को लेकर के ही है। 27 में विधानसभा चुनाव होना है, किस प्रकार से कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस इस समय मैं सोचता हूँ कि बहुत एक्टिव है और उसका 2 कारण। एक तो 10 साल से कांग्रेस मतलब ये लगभग 10 साल हो जाएंगे 27 में उत्तराखंड में सत्ता से बाहर है और दिल्ली में भी सत्ता से बाहर है 2014 से। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए करो या मरो की स्थिति है। पिछले उत्तराखंड में जिस तरह 9.5 सालों में एकदम फेल हो गई है, उससे भी ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। जनता का, देखिए, जब तक जनता का जन समर्थन नहीं मिलता है, अभी आपने देखा होगा रैली हुई हमारी 16 फरवरी, हम लाख कोशिश कर ले, ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने कोशिश से नहीं की, पहले भी हमने रैलियां करी, लेकिन उतना जन समर्थन केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तब आता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कांग्रेसी है, वोट दे देगा कांग्रेस को, लेकिन निराश रहता है तो वो रैलियों में नहीं आता, कार्यक्रमों में नहीं आता, तो उससे क्या होता है कि जो एक माहौल बनता है वो नहीं बन पाता। इस समय कांग्रेस के पक्ष में भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश है, आम जनता खड़ी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ऐसी स्थिति है कि पहले हमको कैंडिडेट नहीं मिलते थे कि भाई किसको कहाँ से चुनाव लड़ाएं। इसे कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ 10-15 लोग न तैयारी कर रहे हो। ये हो सकता है कि वो किसी का ज़्यादा प्रभाव होगा, किसी कम होगा, लेकिन हर ही विधानसभा पे लोग इस समय काम कर रहे हैं और इस समय सब जानते हैं कि हम अगर 27 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं बनी तो ये केवल कांग्रेस के लिए लाभप्रद नहीं है, कांग्रेस के लिए हानि नहीं है, ये उत्तराखंड के लिए भी हानि है मैं सोचता हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई सत्ता जब बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो कहीं ना कहीं गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है और वो आज भारतीय जनता पार्टी में हमको दिखाई दे रहा है। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिस समय सिर्फ एक पार्टी हुआ करती थी राजनीतिक पार्टी, वो थी कांग्रेस, आज़ादी के सिर्फ पहले से। आज क्या ऐसा हो गया कि आप जनता को समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों वोट दें? ये क्या हो चुका है कांग्रेस में? देखिए, एक उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है और वो भारत की राजनीति में भी, उत्तराखंड की राजनीति में भी वो उतार चढ़ाव आया। और इस समय क्योंकि पहले तो बिल्कुल 50 से नीचे सीटें देश के पार्लियामेंट में आ गई थी कांग्रेस की, और मैंने देखा 84 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उस समय भाजपा की सिर्फ 2 सीटें थी, सिर्फ 2 सीटें थी भाजपा की। माननीय अटल जी खुद ग्वालियर से माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे। और मुझे आज भी याद है, चुनाव हारने के बाद वो टिहरी आए थे, उसमें पुरानी टिहरी था, डैम नहीं बना था, उस जनसभा में था अटल जी के, उस जनसभा में जब वो टिहरी में आए थे चुनाव हारने के बाद, और उन्होंने ये बात कही कि भाई मैं अगर चुनाव नहीं हारा होता तो शायद मैं आपके बीच में नहीं होता। तो उनका कहना था कि भाई मैं चुनाव हार गया हूं तो मुझे फुर्सत मिल गई, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये राजनीति में कई बार आप पश्चिम बंगाल में देखो, कम्युनिस्टों का इतना लंबा शासन रहा, ज्योति बसु इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज ममता बहन ने आज उनको वो कर दिया। अब रशिया में देख लो, रशिया कितना ताकतवर था, कोई सोच सकता था रशिया के टुकड़े हो जाएंगे? टुकड़े हुए ना रशिया के।
तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कांग्रेस क्योंकि आजादी के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, ये पार्टी कोई आज मेरी या कि तेरी खड़ी की भी पार्टी नहीं है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस भी रहे, इसके अध्यक्ष नेहरू जी भी रहे, इसके अध्यक्ष बहुत सारे लोग रहे, और उन लोगों की ठीक है कि एक समय में हो सकता है किसी का मतभेद हो गया हो या उसने दूसरा रास्ता चुन लिया हो, लेकिन माना जिस घर में हम एक बार रह जाते हैं, 5-10 साल एक घर में रहते हैं, जैसे चिड़िया के लिए कहते हैं कि फल खाए जिस डाल को की नो पार। अब चिड़िया भी अगर किसी एक पेड़ पे बैठ जाती है, उसके फल खाती है, तो उसके एहसान को भी पूरी जिंदगी भर चिड़िया नहीं भूल पाते। हम तो इंसान है, तो अगर किसी पार्टी में हम लोग काम करते हैं, किसी विचारधारा से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका लगाव हो जाता है। तो अब कांग्रेस आज़ादी से उभरी हुई पार्टी है, और इस पार्टी में बहुत ऐसा नहीं है कि देखिए मैं कुछ मामलों में मतभेद, मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैं मिलिट्री साइंस का इंटरनेशनल रिलेशन के विद्यार्थी रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉ को मैं एमए प्रीवियस के बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। कुछ मामलों में कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, कुछ मामलों में कांग्रेस की नीतियों से नहीं सहमत था, जो विशेष करके कुछ मुद्दों पर। लेकिन जैसे माननीय इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, उन्होंने ऐसा नहीं देश को नहीं दिया हो। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ, एक नया कोई प्रदेश अंग्रेजों ने लूट के, अंग्रेजों ने पूरा विध्वंस करके वो गए इस देश से। उन्होंने ऐसा जाते जाते इस देश को इतने तहस नहस करके चले गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं था, पाकिस्तान अलग हो गया, उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब ऐसा माहौल देश के अंदर था, ऐसी हालात में देखिए संभले में देश को संभालना तो अच्छा है। IIT बन गए, मैनेजमेंट कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई, एम्स बन गए, वो संभालना बहुत सरल था। लेकिन आप सोचो, रजवाड़े अंग्रेजों ने जाते हुए ऐसा माहौल बना दिया था कि रजवाड़े नहीं सम्मिलित हो रहे थे देश के अंदर। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने इस देश को खड़ा किया, आसान नहीं था। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर दो ताकतें थी उस समय जब देश हमारा 47 में आजाद हुआ। एक पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, दूसरी व्यवस्था थी साम्यवादी व्यवस्था जिसका नेतृत्व तो रशिया कर रहा था। अब भारत के लिए एक नया राज्य था। भारत अगर साम्यवादी व्यवस्था के साथ जाता तो हमको सहयोग अमेरिका और पूंजीवादी जो देश थे उनसे नहीं मिलता। तो इसलिए माननीय नेहरू जी ने एक नया मूवमेंट चलाया, नई व्यवस्था करी कि न हम साम्यवादी व्यवस्था के साथ खड़े होंगे और न पूंजीवादी व्यवस्था के साथ हम गुट निरपेक्ष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एक नई व्यवस्था दुनिया के अंदर एक तीसरा ग्रुप भारत ने खड़ा किया नेहरू जी के नेतृत्व में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा ये सिर्फ ये देश कैसे आगे बढ़े। इतना जनसंख्या का ये देश था, इतना बड़ा ये देश था और कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो उस स्थिति में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे, जैसे आज हम मोबाइल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कौन है टेक्नोलॉजी से इसके अंदर? राजीव गांधी लाए। रावत जी, लेकिन मेरा प्रश्न प्रदेश की राजनीति से है। प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हो गई? क्या किसका को कारण मानते हैं? इसके पीछे आप क्या समझते हैं? देखिए हम, क्योंकि देखिए कुछ तो देश का माहौल का असर होता है, क्योंकि हम उत्तराखंड ऐसा है, ये सैनिकों की भूमि है, ये पहाड़ों से संघर्ष करने वालों की भूमि है। यहाँ क्या होता है कि उत्तरी भारत में जो दिशा होती है उस दिशा में उत्तराखंड भी जाता है। आप देख लो 77 में जब कांग्रेस थी तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस थी। 77 में जनता पार्टी देश में आई, उत्तरी भारत में आई, रानारायण, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सब हेमंत बोगना, जगजीवन राम, सब कांग्रेस में चले गए थे। तो यहाँ भी कांग्रेस के जनता पार्टी में, उत्तराखंड में भी कांग्रेस के विधायक, उसमें तो यूपी के थे। 89 में फिर 80 में कांग्रेस आई, फिर उत्तराखंड में भी कांग्रेस लौट गई। 84 में उत्तरी भारत में कांग्रेस आई, यहाँ भी उत्तराखंड में जो उसमें उत्तर प्रदेश का सत्ता कांग्रेस आई। 89 में जनता दल आया, वो बोफोर्स के मुद्दे पे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब बोफोर्स का मुद्दा छेड़ा
तो उत्तराखंड में भी जनता दल चंद्रमोहन से नहीं की, पार्लियामेंट मेंबर जीत गए, मंत्री परिषद है नहीं, नेशनल भंडारी सब स्वयं से नहीं की, सब जनता दल से एमएलए बन गए। फिर 91 में उत्तरी भारत में भाजपा की लहर राम जन्मभूमि के कारण आई, उसमें मैं भी भाजपा में था। तो यहाँ 19 में से जो पहाड़ी, उसमें हरिद्वार को हम पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जोड़ते थे, 19 में से 15 विधायक जीत गए। फिर 96 में भी जो है, जबकि इतना बड़ा उत्तराखंड का आंदोलन हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरी भारत में 22 के चुनाव में, वही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि दिल्ली का भी असर उत्तराखंड पे पड़ता है। लेकिन अब इस समय जो माहौल है उसका असर मैं सोचता हूं अब उत्तरी भारत में माहौल बदल रहा है और उत्तराखंड में तो और ज्यादा बदल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि इस समय जो 22 में भी माहौल था कि कांग्रेस सरकार आएगी, कुछ गलतियां हमसे हुई कि हमने हमारी पार्टी ने उस समय टिकटों के मामले में कुछ गलतियां हुई हमसे। हमने बहुत सारी टिकट ऐसे दे दिए जो कई बार क्या होता है कि जब हम मेरा तेरा के चक्कर में पड़ते हैं कि भाई चलो एक को दे दो टिकट, कि भाई ये तो हार जाएगा, कि कोई बात नहीं 70 तो नहीं जीत रहे हैं, एक हार जाएगा। अब उस चक्कर में हर सीट हम ये सोच के कि भाई चलो एक हार भी जाएगा तो क्या हो गया, 70 तो नहीं जीत रहे, ऐसे में वो बहुत सारे हार जाते हैं। तो मैं तो इस बार अपनी पार्टी के सभी नेताओं से मैंने कहा भाई मैं भी अगर लग रहा है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूँ किसी सीट पे, मत दो मुझे टिकट में आ जाओ। वही प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत उस शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जो हमेशा सच्चाई बोलते हैं, चाहे वो जब भाजपा में थे तब भी भाजपा का भी क्रिटिसाइज करते थे, जब वो कांग्रेस में है तब भी। आप इस कहने से, एक बात कहने से बच रहे हैं कि 2022 में संभवतः जो जनाधार था वो कांग्रेस की तरफ था, लेकिन हरीश रावत के कुछ बयानों के कारण ही शायद संभवतः हार का सामना करना पड़ा। इसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि ये कयास भी लगाया जा रहा है और जनता भी इस बात को कर रही है, चाहे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे जुम्मे की नमाज की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकता है। इसके विषय में आप बताएं। देखिए, हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। देखिए, ये ठीक है, मुस्लिम भाइयों की आबादी भी बहुत है उत्तराखंड में, विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून काफी आबादी है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, उनके भी अधिकार हैं हमारे उत्तराखंड में। जब वो भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, माना कोई आज़ादी से पहले उत्तराखंड में रह रहा है तो उत्तराखंड का ही निवासी है ना, या राज्य बनने के पहले अगर वो उत्तराखंड में रह रहा है, उसे जमीन जायदाद है, मकान है, तो हम सिख भाई है या कोई भी दूसरा भाई है, क्रिश्चन भाई, अगर वो उत्तराखंड में है तो हमारा जिम्मेदारी है उसका भी सेवा करना। लेकिन हमको ये मूल रूप से जो उत्तराखंड की पहचान है, ये हिंदू धर्म का एक गंगा यमुना की धरती है। अब गंगा यमुना तो हिमाचल से नहीं निकली ना, कश्मीर से तो नहीं निकली ना, नॉर्थ ईस्ट से तो नहीं निकली ना। गंगा हिंदुओं में पूरे देश के अंदर अगर 145-50 करोड़ जो भी अभी पॉपुलेशन है देश की, उसमें 90-100 करोड़ तो हिंदू है ना, 100 करोड़ के से ऊपर तो हिंदू है ना। अब ये पूरे देश की गंगा यमुना को पूरा हिंदू समाज सबसे ज्यादा पूजा करता है, तो गंगा यमुना तो उत्तराखंड से निकली है ना। बद्र केदार जो हमारे 4 धाम हैं, बड़े धाम हैं, उनमें उत्तराखंड है। बद्र केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ महादेव, हरिद्वार, ऋषिकेश, जगेश्वर महादेव, ये सब उत्तराखंड में ना। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी पहचान, जब उत्तराखंड की पहचान हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में है, तो हमें ये बचना चाहिए कि हम कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि जो है ये मैसेज जाए कि भाई ये कांग्रेस तो जो है हिंदू की समर्थक नहीं, जबकि कांग्रेस में सोचता हूँ हिंदू समर्थक भी है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने की क्षमता है। लेकिन इस देवभूमि के, देखिए मैं खुद हूँ, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं तो मंगलवार को व्रत भी लेता हूँ। अभी जब पिताजी की डेथ हुई उसके बाद मैंने नहीं लिया, नहीं तो मैं हर बार मंगलवार को व्रत लेता था। अब मैं कोई चीज़ छोड़नी होती, मुझे माना कोई चीज़ नहीं लेनी होती है, तो मैं धारी माँ का कसम खाता हूँ, उस दिन के बाद नहीं लेता हूँ। अब मैं नॉन वेज लेता था बीच में, अब मेरे को फिर कभी मैं वो ईद के बाद इस समय में मैंने बकरे देखे ISBT के पास, अब वो एक हाथ में 5-5, 6-6 बकरे पकड़ के तो उन्होंने रस्सियों से,
और एक हाथ में जो है वो घास ऐसे दे रहे थे, और मैं देखते रहा। मैंने कहा थोड़ी देर में जो है इन बकरों को क्या पता कि जो तुमको घास खिला रहा अभी बेच देगा और उस बात तुम्हें काट दिया जाएगा कल। बस फिर मेरे मन में जो है बिल्कुल ये विरक्ति सी हो गई कि मैं मुर्गे देख लेता हूँ, फिर मैं सोता यार कैसे खाएंगे हम लोग, ये भी तो प्राणी है ना। और मैं को विरक्ति हो जाती है, फिर वो हो जाती है, फिर मैं कसम खाता हूँ कि नहीं मैं अब नॉन वेज नहीं लूँगा, तो नहीं लेता हूँ। फिर 2, 4, 5 साल बाद फिर जैसे थोड़ा भूलने की कोशिश होती है, 1, 2, 4 दिन फिर लेता हूँ। फिर ऐसी कोई घटना, कहीं बकरे दिख जाते हैं, कहीं कुछ दिखता, फिर मुझे लगता है यार कि नहीं हम ये भी तो जीव है ना। मैं तो घर में मच्छर, जैसे लोग मच्छर मार देते हैं, तो मैं तो मच्छर मारने के लिए 100 बार सोचता हूँ कि कैसे मारे मच्छर, ये भी तो प्राणी है ना। तो अब है हर आदमी का। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको ये हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो जहाँ जो धर्म का प्रमुख धार्मिक, अब माना हम जो है मक्का मदीना हम करेंगे, तो मक्का मदीने में अगर हिंदू धर्म का हम ज्यादा बड़ी बात करेंगे, हिंदू धर्म के संबंध में बोलेंगे या क्रिश्चियन धर्म के करेंगे तो बेकार है ना, क्योंकि मक्का मदीना हमारे मुस्लिम समुदाय का हरीश रावत से गलती हुई थी। अब देखिए उनसे गलती हुई या अनजाने में या उनके किसी लोगों ने ऐसा कर दिया, मैं सोचता हूं कि देखिए हमको इन सारी चीजों से जो विवादित चीजें है, तो देखिए कई बार लोग जानबूझ के भी कर लेते हैं। अब जैसे धौलास का ही मुद्दा है, अभी कांग्रेस को उसमें कोई 0.1% भूमिका नहीं है। अरे भाई कोई भी धार्मिक संस्था, कोई भी एनजीओ जमीन खरीद रहा है माना और परमिशन मांग रहा है, वो तो अपने पैसे खरीद रहा है ना जमीन, उस संस्था। तो कांग्रेस के सरकार ने 2004 में परमिशन दे दी, और जब लगा कि भाई ये समय से नहीं बना रहे और IMA की भी रिपोर्ट आई कि भाई ये तो देश सुरक्षा के लिए खतरा है, तो कांग्रेस सरकार ने तुरंत जियो विड्रॉ कर दिया। और अब अगर वो जियो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं इकट्ठा किए होते कि भाई धौलास के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि वो जमीन धौलास की जमीन को जो भी खुदरुड़ हुई है वो इस वर्तमान सरकार ने की है, जो हम पे आरोप लगा रही थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको कई बार तो ये जानबूझ के लगा देते हैं आरोप, लेकिन अब हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं तुम अपने धर्माचार्यों को ले आओ, मुझे खड़ा कर दो। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, ये प्रवचन दे दें इनके बड़े बड़े नेता भाजपा के, और मुझे खड़ा कर दें, तो पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा धार्मिक है, कौन ज्यादा वो करता है। 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है, भाजपा भी कर रही है। अभी आपने होली मिलन समारोह कांग्रेस पार्टी द्वारा मनाया गया, सभी मौजूद प्रमुख नेता जो हैं वो आए थे, आप भी शामिल थे। आपने एकजुटता का परिचय दिया वहाँ होली मिलन समारोह के माध्यम से, कहा कि हम पूरी तरीके से एकजुट हैं। तो ये एकजुटता कब तक बनी रहेगी, टिकट बंटवारे से पहले तक या उसके बाद भी? देखिए उस दिन हम फिर होली मिलने के बाद हम सब लोग 6 लोग, माने हरीश रावत जी से भी लोग 6 लोग, हम इस पलारे जी घर पे बैठे, डिस्कस हुआ। अभी ये सोचो कि हमने आज से डिस्कस शुरू कर दिया, हर सीट पे डिस्कस कर रहे हैं, हर सीट पे बातचीत कर रहे हैं कि कैसे पार्टी को सरकार में लाया जाए। देखिए मेरा मैं तो अपनी पार्टी में उस दिन भी मीटिंग में कहा, जब ये चर्चा हुई कि राव जी आप कहां से चुनाव लड़ोगे, मैंने भाई मैं बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं, मेरा मकसद सिर्फ सरकार लाना है। आप कहोगे कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा, कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगा सरकार लाने में, मेरी जो मदद हो सकती है मैं मदद करूंगा। कि देखिए मैं बहुत इन चीजों से ऊपर उठ गया हूं, मुझे ना जिंदाबाद मुर्दाबाद फूल मालाएं ये सब अब बहुत ज्यादा मैं इसके लिए उत्सुक नहीं। मैं चाहता हूं कि केवल सरकार जो है प्रदेश में कांग्रेस सरकार आए, और वो इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकार कि भाई कांग्रेस के नेताओं को जो है कोई विधायक बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, वो इसलिए कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो निश्चित रूप से वो जिससे कि जो है जो इनका घमंड है भाजपा का वो चकनाचूर हो जाएगा। और एक जब बदलाव होता है तो कांग्रेस को भी परीक्षा में पास होना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार आती है तो जो चीजें माना तिवारी जी के समय में हमने कुछ चीजें करी, उसके बाद हमने माना दोबारा जब विजय भावना जी हरीश राव जी मुख्यमंत्री बने, कुछ चीजें हमने उस समय की,
लेकिन हमको अब ये साबित करना पड़ेगा कि हम भाजपा से बेहतर है, सरकार चलाने में भी, जनता के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए भी, रोजगार देने के मुद्दे पे भी। और आज जिस तरह पलायन हुआ है पहाड़ का, देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है, आज पहाड़ पूरा वीरान हो गया, सारे पहाड़ हम भी आ गए, लेकिन हमारे आने में और दूसरों को आने में अंतर है। आज भी मेरे गांव जाओगे आप तो मेरे गांव में हमने अपने खेत खलियान बंजर नहीं कर रखा है। मैं अभी कल मैं आज ही मैं गांव जा रहा हूँ, श्रीनगर जा रहा हूँ, तो मैं अपने गांव में रुकता हूँ। मेरी माँ कई बार कहती तू हमको नीचे श्रीनगर लिया है, सिरकोट लिया है और तू अपना गांव चले जाता। मैंने कहा भाई उसमें सड़क नहीं थी हमारे गांव में, अब मैंने वहां व्यवस्था, घर वही है मेरा पुराना वाला, लेकिन उसी पुराने घर में मैंने सुविधाएं थोड़ी जोड़ दी, बाथरूम जोड़ दिया, किचन थोड़ा ठीक से बना दिया, दीवारें वही है, घर वही है, लेकिन उसी को मैंने थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया। तो मैं गांव में रहता हूं, तो जिससे कि मेरे गांव में सारे खेत बंजर हैं, और अगर किसी खेत आबाद है तो वो हमारे हैं। बगीचा है, मैंने आंवले लगा रखा, आम लगा रखा है, नींबू लगा रखा है, लेमन ग्रास लगा रखा है, सब्जियां पैदा करते हैं, भिंडी पैदा करते हैं, अदरक पैदा करते हैं, ये सभी चीजें करते हैं पैदा, हल्दी पैदा कर रहे हैं हम लोग, और शुद्ध ऑर्गेनिक है, सारा ऑर्गेनिक है। वह कुछ भी चीज है, यहाँ हमारे घर में अगर आप अंदर टेबल पे जाओगे, कोई भी चीज रासायनिक खाद का नहीं। हम चावल भी खुद पैदा करते हैं, इनमें से जो है हम सहसपुर में भी और वहां गांव में भी कोई रासायनिक खाद का प्रयोग अपनी खेती में नहीं करते हम लोग। चावल भी 20-25 कुंटल जितना हमको जरूरत होती है अपने खेत में पैदा करते हैं, गेहूं भी पैदा करते हैं, तेल भी पैदा करते हैं, गाय भी हमारी अपनी है। हमारे घर में जो है एक नमक को छोड़कर और या कोई चीजें जब सीजन में नहीं होती हैं उसको छोड़कर हमारे घर पे कोई चीज जो है बाजार की नहीं है, रासायनिक खादों की नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो मैं खुद इसलिए करता हूं कि अगर मैं कहूं भाई वो उपदेश दे दूंगा कि पहाड़ क्यों छोड़ दिया आपने, अरे खुद ही हमने, हमारा गांव अगर खंडर हो गया, मेरा घर वीरान हो गया, तो मैं दूसरों क्यों कहूंगा कि भाई तुम क्यों अपने खेत क्यों नहीं आबाद कर रहे हो, अपने खेत क्यों घर तुमने बंजर कर दिया। कोई कहेगा भी तो राव जी आपका तो आपके खेत तो बंजर पड़े, आपका घर भी तो आबाद बंजर पड़ा। तो मैं नहीं उन्हें देता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उत्तराखंड, मैं आज आपको कह रहा हूं, जब हमारे मंत्री, जब मैं कोई भी मुख्यमंत्री शपथ लेता, मैं देखता था कि फाइनेंस सेक्रेटरी रोज, जैसे कोई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, हरीश रावत, कोई मुख्यमंत्री शपथ ले, और मैं तो सबके साथ रहा हूं, तो वो वित्त विभाग वाले, योजना वाले ऐसे दिखाएंगे कि माना इतना 1000 करोड़ रुपया हमारा बजट है, इसमें इतना हमको नॉन प्लान में वेतन भत्ते और पेंशन के लिए जाएगा, इतना जो है अर्बन बैंक का लोन जाएगा, इतना एशियन बैंक का जाएगा, इतना वर्ल्ड बैंक का लोन चला जाएगा, और हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, 10 पैसा भी नहीं बच रहा है, 100 रुपए में 10 रुपए भी नहीं बच रहा है, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, उनके लिए 10 रुपए भी नहीं बचता है। तो मैंने अधिकारियों से कहता हूं, मैंने कहा तुम मुख्यमंत्री को निराश क्यों कर, तो पहले दिन कि साहब हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हमारे पास तो हुआ है। मैंने कहा ये दिखाओ कि हम भारत सरकार की किस योजना में, भारत सरकार की कौन सी योजना 100% केंद्र पोषित है, कौन सी योजना केंद्र पोषित 100% है, उसमें हम क्या क्या अपने प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चला सकते हैं। नंबर 2 जो 90% केंद्र पोषित है, उसमें हम क्या कवर कर सकते हैं अपने प्रदेश के विकास के लिए। जैसे मैं राष्ट्रीय कृषि मंत्री था, 20-22 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था हमारा प्रदेश राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। अब तो उन्होंने 30% कर दिया, उसमें 100% केंद्र पोषित थी। तो मैंने रेशम विभाग, मछली विभाग, टी बोर्ड, सबसे का प्रोजेक्ट लाओ, और मैंने 82 करोड़ पहुंचा दिया, 82-83 करोड़ पहुंचा दिया एक ही साल में बजट। तो मैंने फिश विभाग, रेशम विभाग, टी बोर्ड, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सबको उससे कवर कर लिया। तो भारत सरकार के पैसे से अपनी योजना बना दी। जैसे आपदा प्रबंधन था, मैंने आपदा प्रबंधन से वो 100% केंद्र पोषित, अब तो 90% है केंद्र पोषित, उसमें 100% था। तो मैंने सारी सड़कें, इवन की पुल, इवन की इंटर कॉलेज हाई स्कूल की बिल्डिंगें,
मैंने आपदा प्रबंधन के पैसे बना लिए। तो अब ये हमको देखना होता है कि हम भारत सरकार की किस योजना का प्रयोग अपने प्रदेश में कर सकते हैं। तो पैसे की कोई कमी थोड़ी है। अरे भाई एक चीज सुनो, जब वो दुबई रेगिस्तान है और आज वो और अरब राष्ट्र है, ये तेल के बलबूते पे इतने संपन्न है, तो हम पे तो सब कुछ है। हम पे जंगल जमीन सब कुछ है हमारे पास। रावत जी, मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि रावत जी, आपका विवादों से भी नाता रहा है। यदि देखा जाए ईडी, सीबीआई, उसके बाद अब एक नया प्रकरण सामने आ गया है जिसमें मुंबई में जाकर के बार बालाओं को डांस देखना, वहां पर खाना खाना भी एक प्रचलन चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अब मुझे आप ये बताओ कि मेरा विवाद इसलिए होता है कि मैं सही साफ सुथरा बोलता हूँ। आपका भी नाम आ रहा है ना, वो तो एक चीज सुनो ना, जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे, कोई विश्वास कर रहा है उनकी बात पे कि क्या बोल रहे हो। अब मैं नहीं बोल सकता बहुत सारी चीजें, मैं उनकी तरह नहीं बोल सकता ना, इतना नीचे नहीं गिर सकता ना मैं। सच है कि अगर सच लोगों को पता चल जाए तो लोगों को घृणा हो जाए, लेकिन ऐसे आदमी से घृणा करके भी क्या करेंगे लोग कि कौन असली कुकर्मी है, कौन असली वो है। ठीक है, मैं ये नहीं करूं कि बिल्कुल हम दूध के धुले, कोई हो भी नहीं सकता दूध को, इंसान है, इंसान से गलतियां नहीं होंगी तो हम इस देवी देवता नहीं हो जाएंगे। हम इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं हमसे, लेकिन इस तरह की हरकतें कौन कर सकता है ये पूरा उत्तराखंड जानता है। कौन हो सकते हैं पीछे? अरे जो लांछन लगाने वाले हैं, आप नाम बता दें। अरे भैया मैं इसलिए कि मैं क्या नाम बताऊंगा इनके, सब उत्तराखंड जानता है कि कौन क्या है, कितने गहरे पानी में। ये लोग घृणित लोग हैं और इसलिए अच्छा मुझे बता दो कुछ चीज, मैं बता रहा हूं 2003-4 की बात होगी, माना ये 4 में था शायद चुनाव, आज कितने साल हो, 22 साल हो गए। 22 साल में 2007 में तुम हमारे साथ विधायक आए, मैं चुनाव जीता, 12 में मैं लीड ऑपोजिशन बना, 12 में एमएलए बना, तुम हमारे साथ रहे, 16 में तुम हमारे साथ कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, तुम मैं मिनिस्टर बना, तुम एमएलए बने। तो अब तब क्यों नहीं तुमको ये सब चीजें आज याद आ रही? जब हरक सिंह जब आज जो है भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है हर मोर्चे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, खनन माफियाओं के मुद्दे पे, और ये दो कुछ लोगों ने, एक उनियाल है कोई बना हुआ, विनोद उनियाल, क्या नाम बना, जोनी है उसका नाम, और यहाँ आके जो है कुछ नाम ऐसे है, नाम भी बदल दिए कुछ लोगों ने यहाँ कारोबार करने के लिए, नंबर 2 का धंधा करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा 2 लोग ऐसे हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं, उनका नाम कुछ और है, और यहाँ धंधा करने के लिए, काले कार्य में करने के लिए, काले धंधा करने के लिए उन्होंने यहाँ नाम बदल दिया अपने। तो मतलब जब मैं मोर्चा खोल रहा हूं तो वो उनको, हमारे साथियों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो फालतू कोई ना कोई चीज ढूंढ के, अब जैनी प्रकरण है, जैनी प्रकरण में तो विजय सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ लेना कोई, वो तो कोश्यारी जी का भला हो, कोश्यारी जी ने कहा भाई विजय बड़तवाल आज नोटियाल पे क्यों तुम इनको माफ कर दो। हरक सिंह का दिल देखो, जिनके कारण मेरा मंत्री पद से इस्तीफा हुआ, जिनके कारण मेरे इतना बदनाम हुआ मैं, और मैंने जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो कोश्यारी जी ने मुझे बोला इनको माफ कर दो, और मैंने माफ कर दिया, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट में, ये जांच रिपोर्ट में ये है कि उस लड़की ने इनके दबाव में आकर इन्होंने कहा कि तुझे हम ये देंगे वो देंगे, तुमको खुशियां मिल जाएंगी, तो नौकरी मिल जाएगी, तब उसने आपका नाम लिखा। सीबीआई की रिपोर्ट में ये चीज, अगर वो लोग जो लोग मुझ पर आज जैनी प्रकरण को लेकर वो लाचार है, क्या वो सीबीआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते क्या? वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते क्या? मेरे फोन के मोबाइल के लोग, सीबीआई ने तो पूरी छानबीन करी। जब मुझे दिल्ली में दिखाया गया था उस लड़की के साथ, उसमें तो मैं गांव में 15 रुपये में था, और मैं उन 3 महीने मैं जो अपराध दिखाया गया था दिल्ली में दिखाया गया था, मैं तो उन 3 महीनों में दिल्ली ही नहीं गया ना, दिल्ली ही नहीं गया मैं। मेरी किस्मत अच्छी थी, कई बार क्या मैं अपने काम से माना दिल्ली जाता, और इसलिए ये जो लोग फालतू कर रहे हैं, कुकर्म खुद कर रहे हैं और नाम मेरे ले रहे हैं।
मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार किसी को जो घिराने की कोशिश करता है ना, इन्होंने आजकल चरित्र शब्द को इतना छोटा कर दिया, चरित्र शब्द को इतना छोटा कर दिया। हम हिंदी की में एक चरित्र करके हमारा चैप्टर था हिंदी में, मुझे याद नहीं कौन से 6ठी 7वीं क्लास में था, कब में था। चरित्र का मतलब यह है कि आप किसी की आत्मा को दुखाएं, किसी के साथ धोखा करें, यह भी चरित्रहीनता है। आज लोगों ने चरित्र शब्द को कितना कर दिया कि केवल महिलाओं से रिश्ते हैं या पुरुषों से रिश्ते हैं, उसको चरित्र तक उतना कर दिया चरित्र। अरे चरित्र ये भी है, आप कोई ऐसी हरकत, किसी गरीब से पैसा ले रहे हो, किसी की आत्मा को दुखी कर रहे हो, किसी के साथ भी बदतमीजी कर रहे हो, ये भी सब चरित्रहीनता में आती है। रावत जी, यदि बात करें 27 चुनाव की, तो आप कहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, मैंने पार्टी से कहा है, मैं देखिए अभी मैं कल सहसपुर में गया था एक शादी में, भाव वाला, तो सारे लोगों ने वहां मुझसे कहा, नहीं राव जी आपको सहसपुर लड़ना चुनाव, और वो लोग इतने में पीछे पड़ गए। मैं अभी सतपुली गया तो वहां को सहसपुर से ही लड़ेंगे? नहीं, अब देखिए चौपटा खाल भी लड़ सकता हूं, मैं केदारनाथ भी लड़ सकता हूं, मैं सहसपुर भी लड़ सकता हूं, जहां पार्टी लड़ाएगी। मुझको तो पार्टी आज कह दे कि राधा सिंह जी यहां लड़ना आपको तो चुनाव, मतलब भगवान, मैं उस मां को देखो, घमंड नहीं होना चाहिए आदमी को, घमंड नहीं होना चाहिए। आज कोटद्वार में मैं, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, आधी भाजपा उस दिन मेरे साथ खड़ी होगी जिस दिन मैं कोटद्वार लड़ गया चुनाव, तो आधी भाजपा, कांग्रेस तो होगी, आधा से ज्यादा भाजपा मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। आप देखो ना भाजपा के लोग वहां, भाजपा की महिलाएं, भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह मेले डाल रहे पोस्ट। कुछ क्या होगा उनके लिए, मैंने कुछ अच्छा किया होगा तभी तो ना, क्यों आज वो परेशान है। सब लोग कह रहे हैं कोटद्वार में कि आप कोटद्वार लड़ो चुनाव, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैंने दिल से सेवा करी लोगों की। जब भी मुझ पर जो जिम्मेदारी मिली है, लोग जैसे बदनाम करते हैं कि सब आप श्रम विभाग में, अरे भाई श्रम विभाग में लेबर सेस ले रहे हो आप, माना लेबर सेस के नाम पर आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो इकट्ठा? जमा करने के लिए, बैंक में रखने के लिए, एफडी बनाने के लिए, अधिकारी कर्मचारियों को खाने के लिए कर रहे हो क्या? अरे जिन श्रमिकों के लिए योजना है वो, उनको नहीं सुविधा दोगे क्या? अब उसमें माना साइकिल आपने दी। आप मुझे बता दो, मेरे से पहले कभी किसी श्रमिकों को पूछ लो आप पूरे प्रदेश में, क्या मेरे से पहले कभी श्रमिकों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके कोई श्रमिक की डेथ हो जाए तो उसके परिवार को सहायता देना, कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज कराना। अरे जिनके लिए हम टैक्स से ले रहे हैं प्रदेश में, साइकिलें, कोविड के समय में उनको राशन किट, आप मुझे बता दो 3 लाख श्रमिकों को और 75,000 किट जो श्रमिक थे, लेकिन भारत सरकार ने कहा जो श्रमिक हैं लेकिन रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं है, उनके लिए इस समय कोविड के समय में हमको सबको बचाना है, तो हमने 75,000 पौने 4 लाख श्रमिक राशन किट हमने, और उसमें सब कुछ था, 15 किलो के आसपास के किट थे, तो हमने दिया। तो अब उसमें कोई कहेगा साहब हरक सिंह अरे पैसा खर्चे, तो उन जिनके लिए पैसा उनको नहीं खर्च करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। रावत जी, मेरा अंतिम प्रश्न अब आपसे रहेगा कि आप उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेताओं में से गिने जाते हैं, 9 बार के मंत्री रह चुके हैं, एक बार सीएम पद के दावेदार भी थे, यहाँ तक कि आपके नाम की भी घोषणा होते होते बच गई थी, कोई दूसरे मुख्यमंत्री आपके ही वरिष्ठ नेता एक मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इस बार आप अपने आप को किस रेस में देख रहे हैं और कहाँ तक देख रहे हैं? कितनी प्रतिद्वंदिता भी आपको दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की? ये ठीक है, ये तो सही है कि भाई यूपी से लेकर उत्तराखंड में 7 बार मैंने मंत्री की शपथ ली। देखो, मैं कल्याण सिंह जी साथ मंत्री रहा, फिर मैं 2002 में तिवारी साथ रहा, फिर मैं विजय भवन साथ रहा, फिर मैं हरीश रावत के साथ रहा, फिर मैं त्रिवेंद्र रावत साथ रहा, फिर तीरथ के साथ 3 मैंने शपथ ली, फिर धामी के साथ शपथ ली, तो 7 बार तो मैंने मंत्री पद की शपथ ली। 2 बार मैं दर्जाधारी, दर्जा मतलब जैसे मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश का चेयरमैन था, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा था,
मायावती के समय में 97 में। फिर मैं 2007 से 12 लीडर ऑपोजिशन रहा, तो उसका भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है लीडर ऑपोजिशन का। तो इस तरह मैं 9 बार लगभग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुझ पे जो जिम्मेदारियां आ रही हैं वो रही हैं। 6 बार मैं चुनाव जीता हूँ, 2 बार पौड़ी से जीता हूँ। कोई ये भी नहीं कह सकता मैं एक विधानसभा से दूसरी बार नहीं जीतता हूँ। मैं 2 बार पौड़ी से उत्तर प्रदेश में विधायक रहा हूँ। मैं लहसुन, मेरे घर भी नहीं था, मैं लहसुन भी 2 बार विधायक रहा हूँ। हाँ, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार से जरूर एक बार विधायक रहा हूँ। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि 10 दिन में पहले पार्टी मुझसे कहती है आपको रुद्रप्रयाग लड़ना है, आपको लहसुन लड़ना है, आपको कोटद्वार लड़ना है। मैं जाता हूँ और जनता का, अब आप सोचो मेरा कोटद्वार कहाँ रह गया, कोटद्वार कहाँ रह गया, श्रीनगर। रुद्रप्रयाग मेरा घर भी नहीं, कहाँ रह गया लहसुन, कहाँ रह गया श्रीनगर। मैंने बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र उस समय जब मैं लहसुन चुनाव लड़ने के लिए गया, मला बदलपुर का है, तला बदलपुर का है, मैंने देखा ही नहीं था। जब रुद्रप्रयाग लड़ने गया तो मैं रुद्रप्रयाग तो देखा था, लेकिन मैं छेड़ाघाट कहाँ है मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन मेरा सवाल मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में, हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ कि 12 में मान्य आनंद शर्मा जी जो हमारे स्क्रीन कमेटी चेयरमैन थे, सुरेश पुचप वाले भाजपा में, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन सब लोगों ने मुझे बुला के कह दिया था कि आपका फाइनल हो गया। और मैंने धन्यवाद भी दे दिया था पार्टी में सब लोगों को। अब रात ही रात परिवर्तन हुआ और विजय बहुगुणा जी बन गए मुख्यमंत्री। तभी तो मैं निराश हो गया। भाई एक सुनो, अगर आपको कह दिया गया कि आप मुख्यमंत्री हो गए, बातचीत हो गई, रीता जोशी का खुद फोन आया, विजय बहुगुणा की मिसेज का फोन आया, साकेत बहुगुणा मुझको फोन आया, जब वो माननीय सोनिया गांधी से मिल के आए विजय बहुगुणा जिस दिन, उसमें तक उनका नहीं हुआ था कि भाई रावत जी आपको बधाई, आपको मुख्यमंत्री, हमारा भी ध्यान रखना। अब सारे लोग कह रहे हैं, सारे न्यूज चैनल वाले सब लोगों ने कह दिया। पीएमओ में एक चीफ सेक्रेटरी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह, वो पीएमओ में उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका लगभग फाइनल हो गया। अचानक रात ही रात जो है ऐसा हुआ कि विजय बहुगुणा का हो गया। तो 27 अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत, अब वो दिन है, वो दिन मेरे मतलब बहुत मैं मन खराब हुआ कि उस दिन मेरा इतना मन खराब हुआ। फिर मुझे लगा है भाई मेरी किस्मत में शायद नहीं है, मेरी किस्मत बोलूं या उत्तराखंड की किस्मत बोलूं। देखिए, मैं अगर विवाद तो हो सकता है फिर भी हूं, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी हो सकता है विवाद होंगे विवाद। जो भी काम ही नहीं करेगा वो कभी विवादों में नहीं आ सकता। काम करोगे तो विवादों में आओगे। जैसे मैं श्रम विभाग में अगर सामान ही नहीं बांटता, कोई काम ही नहीं करता, चुपचाप पैसा आता पड़ा रहता। आप कहने से बच रहे हैं, आप अपने आप को 27 में कहां देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद के रूप में? अब देखिए, वो जनता तय करेगी, हमारी पार्टी तय करेगी। अब मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं हूँ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं क्या सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो रोज उस माँ से प्रार्थना करता हूँ, धारी माँ से, रोज जब उठता हूँ और जब सोता हूँ, कि मेरी हर सांस उत्तराखंड के लोगों के लिए। अब मुझे बहुत मोह माया भी नहीं है, इस उत्तराखंड के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, और 2 रोटी अच्छी से खाने के लिए भी, अंतिम समय तक के लिए भी। देखिए, विधायक को फ्री इलाज होता है, फ्री इलाज है विधायकों का, परिवार का। तो ऐसा भी नहीं कि मेरे सामने ये समस्या हो कि साहब कल कोई बीमारी आ जाए कैसे इलाज होगा। मेरे को 2 पेंशन मिल रही है, तो 3 लाख रुपए महीना तो मेरे को, जितनी क्लास 1 ऑफिसर को तनख्वाह मिलती है उतना तो मेरे को पेंशन ही मिल रही है। अभी देखो मेरे मोबाइल में 1,26,000 विधायक की पेंशन आई, फिर 28,000, उसका 1,54,55,000 तो मेरे को विधायक से मिलती है, फिर 1.25 लाख मेरे को यूनिवर्सिटी पेंशन मिल जाती है। तो वो हो गया 1 लाख मुझे और कैसे तनख्वाह मिल जाती है। तो आदमी को 5-7 लाख रुपए, देखिए क्या चाहिए आदमी को, गाड़ी घोड़ा चाहिए, आने जाने के, गाड़ी में तेल भरने के लिए, मोबाइल, आजकल मोबाइल का बिल भरने के लिए पैसा चाहिए। अब मैं करता रहता हूँ मदद सबकी। कल हमारे NOCI के लोगों ने कहा हमारे दिल्ली बस ले जानी, मैंने कहा कितने, कह एक बस आपकी तरफ से, मैंने तुरंत उनको एक बस की व्यवस्था कर दी, 40,000 रुपये तुरंत उनको बस की व्यवस्था कर दी। हमको इसीलिए चाहिए, अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे शौक भी नहीं है कोई, मेरे खाना पीना के लिए मैं रात को खाता ही नहीं खाना, मैं रात को नहीं खाता खाना, सुबह एक टाइम खाना खाता हूँ, सुबह नाश्ता, खाना मेरा एक ही होता है, उसमें शाम को 4-5 बजे कुछ हल्का फुल्का कुछ ले लिया तो ले लिया,
कुछ शौक ही नहीं है मेरे को, ना मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, मतलब जिससे शौक हो। सुबोध भाई के साथ थोड़ा बहुत बियर पीना सीख गया था, वो भी मेरा मन बना रहा हो कि वो भी नहीं पीऊंगा। बाकी कुछ है ही नहीं, मेरे खर्चे ही नहीं है। मैं बताऊं क्या खर्चे है मेरे, बताओ। तो इसलिए मैं तो पूरा जीवन में जो है वो धारी माँ, उस सिद्ध बली बाबा, जब तक मेरा जीवन दे, केदार बाबा, बद्रीनाथ, तब तक मेरा जीवन उत्तराखंड के लोगों के लिए। मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकता, मैं पूरे हिंदुस्तान को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने उत्तराखंड, जहाँ इस धरती में जो भी कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं ना। तो हमारे साथ मौजूद थे हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत ने बेबाक अंदाज से कहा कि कांग्रेस की गलती हो चाहे भाजपा की गलती, जब भाजपा में वे थे तो वो अपने बेबाक अंदाज में सभी को जवाब दे देते थे, इसलिए भी वो विवादों में घिरे रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वे जहां से भी पार्टी उन्हें बताएंगी, चुनाव लड़ने का आदेश देगी, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार पर भी उन्होंने बताया कि यह पार्टी ही निर्णय लेगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसे नहीं बनाया जाए। अब देखना यह है कि 2027 में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें जनता जनार्दन किसके सिर पर ताज रखती है, कांग्रेस के सिर पर या भाजपा के सिर पर। और यदि ताज कांग्रेस के सिर पर ताज रखती है तो किसे सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह तो नेतृत्व ही तय करेगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।